नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इससे पहले हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर हम थ्योरेटिकल पार्ट और साथ ही साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हम कर चुके थे। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पूरी सांख्यिकी में से हमें 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, क्योंकि सबसे कम मेहनत के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर सही करने का अपने को चांस मिलता है तो हमें सांख्यिकी के अंदर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, कुछ फॉर्मूले याद करने और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट याद करना है, और डायरेक्ट हमें प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर देखो 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ही अपने थ्योरेटिकल पार्ट से पूछे जाते हैं। और पिछली ऑफलाइन क्लासेज के अंदर कुछ क्लासेज जो हमने करवाई थी उसके अंदर एज इट इज क्वेश्चन जो थे हमें देखने को मिले थे। तो अभी भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आपको सेम टू सेम क्वेश्चन, शब्द भी आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। बस शर्त एक ही है कि आपको लगातार क्लास देखनी पड़ेगी। ये 7 से 8 लगभग क्लासें होने वाली है, और वो 7 से 8 क्लासें हैं जो आपको पूरे 4 नंबर जो है दिलाएगी। अगर आप रेगुलर क्लास देखते हैं तो पक्का आपको जो है 4 क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे, चाहे सब्जेक्ट चाहे हमारा कोई भी हो, लेकिन यहाँ से अपने क्वेश्चन सही होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि स्टैटिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। और रेगुलर अगर हम इसको करते हैं तो हम उसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो एक पार्ट होता है ये आंकड़ों से रिलेटेड होता है। ना ही इसमें कोई कैलकुलेशन होती है, ना ही इसमें कुछ ज़्यादा जो है अपने को फॉर्मुलेशन वगैरह होते हैं। कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पूरा का पूरा जो मैटर बिल्कुल इजी वे में हम इसको समझ सकते हैं। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या जो है इसका सब्जेक्ट मैटर रहने वाला है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, और क्या अपने को अप्रोच यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगानी है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो अपना टॉपिक बनता है वो है आंकड़ों का संग्रहण और निरूपण। देखो आंकड़ों का संग्रहण एवं आलेख्य निरूपण। देखो सांख्यिकी का अपना मेन काम क्या होता है। देखो आंकड़ों से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो सांख्यिकी की शाखा के अंदर किया जाता है। अध्ययन करने के बाद में उसके अंदर कुछ ना कुछ जोड़ना घटाना, या फिर उसके अंदर आगे की जो भी प्रोसेस किया जाता है वो अपने उसको गणित के आधार पर उसको जो है अपने सांख्यिकी के अंदर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता है और क्या इसका प्रोसेस रहता है। देखो आंकड़े जैसे होते हैं वो कुछ होते हैं प्राथमिक और कुछ होती है द्वितीयक। मतलब कि आंकड़े जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। आंकड़ों को अपने 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं हमारे द्वितीयक आंकड़े। देखो आंकड़े जब इकट्ठे किए जाते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जनगणना के आंकड़े हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो 2021 की जनगणना करवानी है तो सबसे पहले हमें क्या करने पड़े, आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो 2021 के आंकड़े क्या हमारे पास में अभी मौजूद है? हमारे पास में अभी मौजूद नहीं है। तो पहली बार जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़ों के अंदर आते हैं। जैसे जो भी आंकड़े पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं वो हमारे प्राथमिक आंकड़े के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए वो प्राथमिक आंकड़े हम इकट्ठा कर चुके हैं, लेट अस सपोज 2011 की जनगणना है। ठीक है, वो आंकड़े हमारे पास में मौजूद है। अब 2011 के आंकड़े अगर हम दोबारा किसी कार्य के लिए यूज लेते हैं, जैसे मान लो हमें प्रति व्यक्ति आय निकालनी है, तो प्रति व्यक्ति आय के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, 2011 के आंकड़े देखने पड़ेंगे। कितनी जनसंख्या थी, कितने वर्ग ऐसे थे जो इतना अर्न कर रहे थे या फिर इससे नीचे अर्न कर रहे थे। तो हम क्या देखेंगे उसके अंदर कि हम क्या पुराने आंकड़े काम लेते हैं। जब हम पुराने आंकड़े किसी चीज के अंदर काम लेते हैं तो वो हमारे होते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं? देखो प्राथमिक आंकड़े वो जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, द्वितीयक आंकड़े जो पहले इकट्ठा किए जा चुके हैं लेकिन वो सेकंड टाइम उसको क्या है हम यूज लेते हैं। ठीक है, उनको अपने कार्य के अंदर यूज लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कक्षा 9 है। ठीक है, कक्षा 9, कक्षा 9 के विद्यार्थियों का अपने को संग्रहण करने हैं, आंकड़ों का संग्रहण करना है। तो वो किस तरीके से किया जा सकता है? लेटर सपोज हम करते हैं कि उम्र का संग्रहण करते हैं कि कक्षा 9 के जो विद्यार्थी है, एक क्लास के अंदर 50 विद्यार्थी है, उनका हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं कि कितने बच्चे हैं जो 11 साल के हैं, कितने हैं जो 12 साल के हैं, कितने हैं जो 13 साल के हैं, कितने हैं वो 14 साल के। तो देखो हम किस तरीके से इनका आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हैं। लेटर सपोज आप क्लास के अंदर खड़े हैं तो आप प्रत्येक बच्चे को ऊपर खड़ा करके पूछ सकते हैं कि
जो कितने कितने एज है, ठीक है, मतलब हर बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से अगर हम पूछते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष आंकड़े, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े के अंदर देखो क्या आएगा, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है परोक्ष। मतलब प्राथमिक आंकड़े के को भी दो भागों के अंदर हमने डिवाइड किया है, एक होता है प्रत्यक्ष आंकड़े और एक होता है परोक्ष आंकड़े। प्रत्यक्ष आंकड़े जैसे मान लो टीचर प्रत्येक बच्चे को पूछता है कि आपकी एज कितनी है या फिर आपका वजन कितना है, ये जो चीजें प्रत्यक्ष पूछी जाती है वो किस में आ जाएगी, प्रत्यक्ष आंकड़े के अंदर, ठीक है। अब देखो परोक्ष के अंदर क्या आता है, परोक्ष के अंदर देखो एक तरीका ऐसा होता है कि अगर टीचर ना पूछ के अगर हर बच्चे को एक पर्ची दे दी जाए और उसके अंदर उसको उसकी उम्र लिखनी है और एक बॉक्स के अंदर उसको डालना है, ठीक है, तो वो देखो वो जो आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है वो प्राथमिक के अंदर भी आएगा, क्योंकि वो पहली बार अध्ययन किया जा रहा है तो वो प्राथमिक में आ जाएगा। और साथ ही साथ में देखो वो आ जाएगा परोक्ष के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट टीचर उसको जाकर नहीं पूछ रहा है कि आपका उम्र कितना है, ये जो है डायरेक्ट पूछा जाता, अगर डायरेक्ट पूछते तो वो प्रत्यक्ष में आ जाता, लेकिन वो डायरेक्ट ना पूछ के किसी पर्ची के माध्यम से या किसी प्रश्नावली के माध्यम से या किसी चेकलिस्ट के माध्यम से जब अध्ययन किया जाता है तो वो हमारा परोक्ष के अंदर आता है। तो देखो इसको किस तरीके से, देखो आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों के संग्रहण के आधार पर आंकड़ों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन सा, एक होता है प्राथमिक आंकड़े और एक होता है द्वितीयक आंकड़े, ठीक है, प्राथमिक आंकड़े और एक होता है द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे प्राथमिक आंकड़े। और द्वितीयक आंकड़े जो पहले इकट्ठा किए जा चुके हैं लेकिन वो पुनः उनको अपने यूज के अंदर लिए जाते हुए होते हैं हमारे द्वितीयक आंकड़े। अब देखो जिन आंकड़ों को नए सिरे से पहली बार एकत्रित किया जाता है उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, ठीक है। जो नए सिरे से इकट्ठे किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कक्षा 9 के सभी छात्रों की वजन लंबाई के आंकड़े लेना, प्राथमिक आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। देखो आंकड़ों को एक एग्जाम्पल से समझाया है कि जो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों को जैसे वजन का, लंबाई का जो आंकड़े लेते हैं वो क्या होते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े के अंदर आते हैं। वो क्यों आते हैं, देखो पहली बार उसका सर्वे नहीं किया जा चुका है और ये पहली बार सर्वे हो रहा है, इसका मतलब वो किस में आ जाएंगे, प्राथमिक आंकड़े के अंदर आ जाएंगे। अब सेकंड थिंग, प्राथमिक आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्यों होते हैं, देखो प्राथमिक आंकड़े अधिक विश्वसनीय इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं वो खुद एक व्यक्ति के द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति के द्वारा जब इकट्ठा किए जाते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। जब एक व्यक्ति के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अधिक विश्वसनीय आंकड़े हमारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो प्राथमिक आंकड़ों को दो भागों में बांटा गया है। देखो एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है परोक्ष, ठीक है। कौन से दो भागों में बांटा है, एक प्रत्यक्ष और एक होता है हमारा परोक्ष। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई चीज प्रत्यक्ष मतलब कोई चीज जाकर जो सर्वे किया जाता है, जैसे हर बच्चे से अलग अलग टीचर खड़ा करके पूछता है कि कितना आपका वजन है, या कोई भी सर्वे जब किया जाता है, लंबाई का सर्वे किया जाता है, तो जब डायरेक्ट पूछा जाता है तो वो आता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण के अंदर। जब आंकड़े स्वयं जाकर किसी को भेजकर आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत आंकड़े, ठीक है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत आंकड़े। सेकंड, परोक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत आंकड़े, ठीक है। परोक्ष या अव्यक्तिगत आंकड़े, जब आंकड़े प्रत्यक्ष न लेकर अन्य माध्यम से लिए जाते हैं, जैसे प्रगणकों से अनुसूची भरवाकर, प्रश्नावली भरवाकर, या फिर चेकलिस्ट भरवाकर, या फिर स्थानीय संवाददाताओं के आंकड़े। जैसे मान लीजिए कि किसी कक्षा के बच्चों की उम्र के आंकड़े, ठीक है, वो उम्र के आंकड़े लेने हैं और अपने को किस तरीके से लेने, वो अप्रत्यक्ष रूप से लेने हैं, ठीक है। तो बच्चों को क्या दे सकते हैं, जैसे एक चेकलिस्ट होती है, ठीक है। जैसे आपने बीएड की होगी तो उसमें आपने चेकलिस्ट और प्रश्नावली के बारे में पढ़ा होगा कि उसके अंदर प्रश्न दिए जाते हैं जिसके अंदर हमें हाँ या ना के अंदर, हाँ या नहीं के अंदर अपने को उत्तर देने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को चेकलिस्ट दे सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो चेकलिस्ट वो क्या करेंगे, मार्क कर देंगे और उसके बाद वो एक बॉक्स में डाल देंगे, जिससे हमें क्या हो जाएगा, हमें संग्रहण हो जाएगा,
ठीक है, जो सूचना हम लेना चाहते हैं उस सूचना का क्या हो जाएगा, संग्रहण हो जाएगा। ठीक है, और वो संग्रहण कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब कि परोक्ष रूप से होगा। ठीक है, तो ये अपना एक एग्जाम्पल था परोक्ष रूप से किस तरीके से आंकड़ों को जो है इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो द्वितीयक आंकड़े, वे आंकड़े जिनका संकलन पहले किया गया हो तथा प्रकाशित व अप्रकाशित स्थिति में हो। जैसे कोई भी आंकड़े, जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में 50 विद्यार्थी, कक्षा 10 में 20 विद्यार्थी, कक्षा 8 में और 100 विद्यार्थी कक्षा 12 में। ठीक है, मान लीजिए ये जो आंकड़ों का संग्रहण है वो किसी विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों का एक सर्वे किया गया, जिसके अंदर क्या था, कक्षा 10 के अंदर 50 विद्यार्थी थे और कक्षा 8 के अंदर 20 विद्यार्थी थे और कक्षा 12 के अंदर 100 विद्यार्थी थे। तो ये जो संग्रहण होता है वो हर विद्यालय के अंदर अपने अलग से वो अपनी बुक के अंदर रखते हैं, लेकिन ये किसी समाचार पत्र में या किसी भी पत्रिका के अंदर प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कैसे आंकड़े हैं, ये आंकड़े तो द्वितीयक हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये किसी पत्रिका के अंदर प्रकाशित किए गए और प्रकाशित नहीं किए गए हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, अप्रकाशित। अप्रकाशित। और कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं की जनगणना की जाती है। ठीक है, जनगणना के बाद में वो क्या होता है, अखबार के अंदर प्रकाशित कर दिए जाते हैं। तो ऐसे आंकड़े जो होते हैं वो प्रकाशित आंकड़े होते हैं। प्रकाशित आंकड़े मतलब द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रकाशित आंकड़े और एक होता है अप्रकाशित आंकड़े। देखो दो भागों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, एक होता है प्रकाशित स्रोत और एक होता है अप्रकाशित आंकड़े। ठीक है, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, प्रकाशित और अप्रकाशित के अंदर इसको डिवाइड किया गया। अब देखो प्रकाशित स्रोत क्या होते हैं, सरकारी या गैर सरकारी या अन्य अन्वेषक विभिन्न आंकड़े एकत्र कर उन्हें प्रकाशित करवाते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा बड़ी संस्थाएं होती है, बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो आंकड़े होते हैं वो प्रकाशित अखबार के अंदर या फिर किसी भी पत्रिका के अंदर प्रकाशित करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रकाशित स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, प्रकाशित स्रोत हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, जैसे टाटा की कंपनी है। ठीक है, उसके अंदर कुछ लोग एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड होते हैं, उसके अंदर विभिन्न कंपनियों के आंकड़े। ठीक है, ये जो आंकड़े होते हैं ये क्या होंगे, वो किसी ना किसी पत्रिका के अंदर प्रकाशित होते हैं। ठीक है, प्रकाशित होते हैं तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो प्रकाशित स्रोत के अंदर आ जाएंगे। अब प्रकाशित स्रोत को भी कई भागों के अंदर तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में प्रकाशित स्रोत को भी तीन भागों के अंदर बांटा गया है। देखो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मुद्रा कोष के द्वारा आंकड़े प्रकाशित करवाए जाते हैं। जैसे मान लो कोई सर्वे होता है, ठीक है, जो पूरे देश के अंदर सब देशों के अंदर अलग अलग होता है, बाद में उस सर्वे का प्रकाशन करवाया जाता है। कैसे, देखो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, मुद्रा कोष और राष्ट्रीय संघ के द्वारा क्या करते हैं, इनको आंकड़े जो है प्रकाशित करवाते हैं और उन आंकड़ों का अलग अलग देश उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो देखो पहले से प्रकाशित है, इसका मतलब वो द्वितीयक आंकड़े हो गए, और साथ ही साथ में किसी ना किसी प्रकाशन के अंदर जब आते हैं तो वो प्रकाशित स्रोत के अंदर आ जाते हैं और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हैं। इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन के आंकड़े हो जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन के आंकड़े हो जाएंगे। उसके बाद में देखो कुछ सरकारी प्रकाशन द्वारा भी होते हैं, सरकारी प्रकाशन द्वारा, जैसे जनगणना के आंकड़े। ठीक है, हर देश की अलग अलग जनगणना होती है, तो वो प्रकाशन कौन करेगा, वो प्रकाशन करेंगे सरकार, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो प्रकाशन करवाती है। तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो सरकारी प्रकाशन के अंदर आ जाएंगे। देखो जैसे जनगणना के आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा जारी, ठीक है, और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अन्य आंकड़े भी जारी किए जाते हैं। जैसे मान लो अलग अलग राज्य की जनगणना की जाती है, उसके बाद में उनकी प्रति व्यक्ति आय या फिर वहां की जो जातिगत जनगणना होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग राज्यों के द्वारा करवाई जाती है। तो वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी सरकारी प्रकाशन के अंदर, वो हमारी काउंट की जाती है। उसके बाद में देखो
अर्ध सरकारी प्रकाशन द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा जारी आंकड़े, जैसे जन्म मृत्यु आंकड़े, राजस्व रिकॉर्ड ब्यूरो, ये किस में आते हैं? हमारे अर्ध सरकारी के अंदर आते हैं। ठीक है, इस अर्ध सरकारी के अंदर कौन से आते हैं? जो आंकड़े छोटे लेवल पर होते हैं, जैसे स्थानीय स्तर पर कोई जन्म मृत्यु के आंकड़े होते हैं, या फिर राजस्व का जो ब्यौरा होता है, वो किस में आते हैं? वो अर्ध सरकारी प्रकाशन के अंदर हमारा आता है। उसके बाद में देखो अप्रकाशित आंकड़े, जो बड़े लेवल के आंकड़े होते हैं वो तो हमारे किसी ना किसी पत्रिका के अंदर प्रकाशित हो जाते हैं, इसलिए वो किस में आते हैं? प्रकाशित आंकड़ों के अंदर। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो प्रकाशित नहीं होते, जैसे मान लो स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल है, उसके अंदर कितने बच्चे पोषाहार खा रहे हैं, या फिर कितना पोषाहार जो है बन रहा है, या कितना जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट से जो स्कूलों को दिए जा रहे हैं, तो वो सब किस में लिखे जाते हैं? वो स्कूल की केस बुक या लेजर बुक के अंदर लिखे जाते हैं, लेकिन वो कहीं भी प्रकाशित नहीं होते, तो वो किसके अंदर आते हैं? अप्रकाशित आंकड़े। जनरली हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो आंकड़े होते हैं वो होते हैं हमारे प्रकाशित के अंदर, और जो सामान्य प्रकार के आंकड़े होते हैं वो हमारे अप्रकाशित आंकड़ों के अंदर रखे जाते हैं। अब देखो इसके अंदर देखो आगे, फाइलों, प्रलेखों और रजिस्टरों के आंकड़े। ठीक है, फाइलों के अंदर ये किस में रखे जाते हैं? वो नोट किए जाते हैं, लेकिन वो किसमें? किसी ना किसी फाइलों के अंदर रखे जाते हैं, या फिर किसी ना किसी रजिस्टर के अंदर रखे जाते हैं, या फिर प्रलेखों के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे सामान्यतः मान लीजिए किसी ने 2010 के अंदर 10th की और 2012 में 12th की, अब ये सभी आंकड़े स्कूलों के पास में रहते हैं। जैसे हम कई कई बार बहुत पुरानी टीसी लेने जाते हैं, तो अभी वो टीसी उनके पास में मिल जाती है। वो कैसे मिल जाती है? वो उनको रखते हैं रजिस्टरों के अंदर, फाइलों के अंदर, या प्रलेखों के अंदर जो है वो रखी जाते हैं। और ये आंकड़े कैसे होते हैं? ये होते हैं अप्रकाशित आंकड़ों के अंदर इनको रखा जाता है। अब उसके बाद में देखो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये आंकड़े जो हम इकट्ठा करते हैं, ये करने का तरीका जो है यहाँ पर आपको बता दिया गया। उसके बाद में देखो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है। देखो आंकड़ों का अलग अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं। जैसे मान लो किसी स्कूल के अंदर 100 में से 62, 75, 65, 7, 79, 25, 26, इस तरीके से जैसे मान लो नंबर आते हैं, तो उनको कैसे शो करते हैं? उनको देखो इस तरीके से लिखते हैं, किसी विद्यालय एक्स के 100 में से प्राप्तांक, और उसके बाद में इन प्राप्तांकों को इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर नया क्या बताया गया? इसमें नया ये बताया गया कि सांख्यिकी के अकॉर्डिंग अपने को हर बच्चे का अलग से डिटेल नहीं लिखना, एक साथ में एक कॉमन लाइन लिखनी है कि 100 में से प्राप्तांक है, और इस तरीके से इनको क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, कुछ मैक्सिमम नंबर होंगे, कुछ मिनिमम नंबर होंगे, तो इसको क्या कहते हैं हम? परास या परिसर। देखो परास या परिसर क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या को हम क्या कहते हैं? परास कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अगर किसी भी प्रश्न में अपने को दे दिया जाता है कि परास ज्ञात कीजिए, और परास के का अगर आपने को फॉर्मूला पता है, तो अपने डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, मतलब सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? परास है वो निकाल सकते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 79। ठीक है, 79 जो है सबसे बड़ी संख्या, ये आ गया 79। और उसके बाद में देखो सबसे छोटी संख्या है 7, तो सबसे छोटी संख्या 7। तो अगर हमें यहाँ पर परास निकालनी हो, तो परास का फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 79 माइनस छोटी संख्या है 7, तो कितना आ जाएगा? इसकी परास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 72, मतलब कि 72 जो है इसकी यहाँ पर परास आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, आपको इसका कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जो है आंसर देना है। किसी कक्षा
कि 10 में से प्राप्तांक। नौ, 10। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है अपने को ज्ञात करनी है परास। यहाँ पर आपको परास का जो है फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये देखो क्वेश्चन 7, 9, 10, 1, 5, 7, 6, 0, इसमें आपको परास जो है वो यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ऑप्शन देखो ये है कि परास 9 आएगी, या फिर परास आएगी 10, या फिर 8 आएगी, या फिर 7। ये आपके ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि क्या जो है इसकी यहाँ पर परास आने वाली है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं उसके बाद में। देखो आंकड़ों का सारणी में प्रस्तुतिकरण कीजिए व परास ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक यहाँ पर किस तरीके से इसको प्रस्तुत करेंगे, वो प्रस्तुत करने का तरीका जो है अपने यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 1, 1, 2, 3, ये जो है एक संख्या दी गई है। ठीक है, इसको देखो कैसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो सबसे पहले देखो एक जो है वो कितनी बार आ रहा है। एक देखो 1, 2, 3, 4, 5 बार यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 5। ऊपर क्या लिखेंगे बारंबारता, क्योंकि कितनी बार आ रहा है वो क्या होता है अपनी बारंबारता। ठीक है, ये है अपनी बारंबारता। कितनी बार आ रहा है देखो 5 बार। उसके बाद में देखो 2, 1, 2, 3 और 4, 4 बार अपना क्या आ रहा है ये 2 आ रहा है, ये 4। उसके बाद में देखो 3, 1, 2 और 3, 3 आ रहा है अपना 3 बार। और 4 है वो आ रहा है 1 बार, और 5 अपना है 1 बार, और 6 भी है अपना 1 बार। अब ये देखो एक 5 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये जो 5 है इसकी बारंबारता है। मतलब क्या है 5 इसकी है बारंबारता। एक जो है 5 बार आ रहा है इसका मतलब ये 5 इसकी बारंबारता है। 2 4 बार आ रहा है इसका मतलब 4 इसकी बारंबारता है। 3 3 बार आ रहा है इसका मतलब ये क्या है इसकी बारंबारता है। और 4 1 बार, 5 1 बार और 6 1 बार। तो ये क्या है जितनी बार रिपीटेशन होता है उसको अपने उसकी क्या कहते हैं बारंबारता कहते हैं। देखो बारंबारता आंकड़ों का जितनी बार रिपीटेशन होते हैं उसे उसकी बारंबारता कहते हैं। तो अपने को ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पर जो हम लिखते हैं तो ये क्या लिखते हैं कितनी बार रिपीट हुई है, वो संख्या कितनी बार आई है उसको क्या कहते हैं उसकी बारंबारता कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार एक प्रश्न आया था पेपर के अंदर, रीट के अंदर आया था कि टेली का निशान क्या होता है। टेली का निशान पूछा गया था, तो टेली का निशान होता है अपना ये वाला। ये अपने को याद करना है कि टेली का निशान क्या होता है। टेली का निशान ये वाला होता है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, देखो 1, 2, 3, 4 और ये होता है 5। मतलब कि जब कोई संख्या 5 बार आती है तो इसको इस निशान से जो है वो शो किया जाता है, इस निशान से इसको दर्शाया जाता है। ये अपना टेली का निशान है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में बारंबारता को विभाजित किया गया है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है। देखो बारंबारता दो प्रकार की होती है। देखो एक होती है सतत बारंबारता और एक होती है असतत बारंबारता। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो असतत बारंबारता। ठीक है, इसमें वर्ग नहीं बनाए जाते, इसमें निश्चित अंक की बारंबारता लिखी जाती है। ठीक है, निश्चित अंक की बारंबारता लिखी जाती है। अब देखो एक एग्जाम्पल अपनों ने यहाँ पे किया था, जैसे ये किया था, इसमें क्या हो रहा था कि एक निश्चित अंक ये 1 है, 1 की बारंबारता 5 है। एक निश्चित अंक 2 है, 2 की बारंबारता 4 है। यहाँ पर 3 है, 3 की बारंबारता 3 बार लिखी। मतलब एक निश्चित अंक की बारंबारता लिखी जाती है। ठीक है, इसमें एक निश्चित अंक की बारंबारता लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो 12, 15, 19, 23, 24, 37, 39, 41, 47, 49। जब इसको हम अलग से लिखेंगे कि 12, 15, 19, 23, 24, 37, 39, 41,
47 और 49। देखो सबके आगे हम क्या लिखेंगे, एक एक, क्योंकि इसकी बारंबारता कितनी बार है, एक एक बार है। लेट अस सपोज यहाँ पर 19, 23, 23, 24 ये संख्याएं और होती तो हम क्या कहते कि 19 कितनी बार है, 19 है हमारा 2 बार, तो यहाँ पर हम 2 लिखते। उसके बाद में देखो 23 कितनी बार है, 23 हमारा 3 बार, मतलब बारंबारता 3 हो जाएगी। 24 कितनी बार है, देखो 24 हमारा 2 बार हो जाता है तो 2 लिखते। बाकी सब एक एक बार है हमारा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये सब हमारी हो जाएगी बारंबारता। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो है एक एट ए पॉइंट जब किसी की बारंबारता लिखी जाती है, जैसे 12 नंबर वाला एक इंसान है, 15 नंबर वाला एक स्टूडेंट है, 19 वाला 2 स्टूडेंट है, 23 वाला 3 स्टूडेंट है, तो ये क्या हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट के ऊपर इसकी बारंबारता लिखी जा रही है। एक फिक्स पॉइंट पर जब बारंबारता लिखी जाती है तो उसको असतत या फिर खंडित बारंबारता, खंडित क्यों, देखो ये 12 12 का 12 पर रहा, फिर 15 पर चला गया, फिर 19 पर चला गया, तो ये क्या है, खंडित है, मतलब अलग अलग टुकड़ों के अंदर इसकी जो बारंबारता यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद में देखो सतत बारंबारता, उसके बाद में देखो एक बारंबारता है सतत बारंबारता, इसमें निश्चित वर्ग अंतराल बनाए जाते हैं और उसकी बारंबारता लिखी जाती है। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक अंतराल बनाया जाता है, उसके बाद में बारंबारता लिखी जाती है। जैसे मान लो कि अब देखो ये क्या बताया गया है इसके अंदर कि 0 से 10 के बीच में 5 बच्चे हैं, तो अपने फिक्स एट ए पॉइंट नहीं बताया गया कि 5 बच्चे 6 नंबर वाले 5 हैं, 7 नंबर वाले 5 हैं, या फिर 8 नंबर वाला 2 हैं, तो ये एक फिक्स पॉइंट पर नहीं बताया गया, एक अंतराल के अंदर बताया गया कि 0 से 10 के बीच में 5 बच्चे हैं, 11 से 20 के बीच में 7 बच्चे हैं, 21 से 30 के बीच में 10 बच्चे हैं, और 31 से 40 के बीच में अपने कितने 50 बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फिक्स एट ए पॉइंट नहीं चल रहा है, ये एक वर्ग के अंदर चल रहा है कि 0 से 10 के बीच में, 11 से 20 के बीच में, और 21 से 30 के बीच में। जब वर्ग की बात की जाती है तो हमेशा ही सतत बारंबारता लिखी जाती है। अब देखो इसको सतत क्यों बोला जाता है, उसका क्या रीजन है, देखो 0 से 10, 11 से 20, कहीं भी इसके अंदर ब्रेकेज नहीं आ रहा है, लगातार संख्या चल रही है, पूरा पूरा वर्ग चल रहा है। इसका मतलब देखो यहाँ पर कोई भी टुकड़ा नहीं है, 0 से 10, 11 से 20 रेगुलर जब संख्या चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, सतत बारंबारता बोलते हैं। और इसके अंदर एक वर्ग के अंदर आने वाले सभी संख्याओं को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो ये क्या लिखा जाता है, सतत बारंबारता के अंदर लिखा जाता है। देखो असतत में एट ए फिक्स पॉइंट, और असतत के अंदर एक वर्ग अंतराल में लिखा जाता है। अब देखो एक चीज और कि कब सतत बारंबारता बनाई जाती है और कब जो है असतत बारंबारता बनाई जाती है। देखो सतत बारंबारता के अंदर एक फिक्स पॉइंट पर लिखा जा रहा है, इसका मतलब अगर मान लो एक क्लास के अंदर 1000 बच्चे हैं, ठीक है, 1000 बच्चे हैं, तो हर बच्चे के अलग अलग नंबर आएंगे। मान लो किसी एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, ऐसे करके 10 बच्चे हैं एक नंबर वाले, तो क्या हम जो सतत या फिर जो असतत बारंबारता है, जैसे खंडित बारंबारता है, क्या हम बहुत ज्यादा बच्चों के लिए खंडित बारंबारता बना सकते हैं? अगर देखो खंडित होते हैं तो एट ए पॉइंट जो है वो बारंबारता लिखी जाती है, फिर यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे, हजारों वर्ग बन जाएंगे। इसका मतलब असतत या फिर खंडित बारंबारता होती है वो कम प्रेक्षणों के लिए बनाई जाती है, कम प्रेक्षणों के लिए। जब भी प्रेक्षणों की संख्या कम होती है तो हम क्या बनाते हैं, असतत या फिर खंडित बारंबारता हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अब ये सतत बारंबारता है, सतत, जैसे मैं बोलूं कि एक नंबर वाले 100 बच्चे, 2 नंबर वाले 200 बच्चे, 3 नंबर वाले 300 बच्चे। मतलब कि जब ज्यादा बड़े प्रेक्षण होता है, ज्यादा बड़ा प्रेक्षण होता है तो हमें क्या बनाना पड़ता है, सतत बारंबारता बनानी पड़ती है, सतत बारंबारता जो हमें बनानी पड़ती है। अधिक प्रेक्षणों के लिए सतत
बारंबारता बनाई जाती है। अब जब प्रेक्षण कम हो, प्रेक्षण कम होने पर असतत या खंडित बारंबारता सारिणी हमें बनाई जाती है। ठीक है, ये है बारंबारता के दो प्रकार, सतत और असतत। अब देखो सतत बारंबारता जो है इसको भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। देखो सतत बारंबारता के अंदर क्या बनते हैं, वर्ग अंतराल बनते हैं, वर्ग अंतराल बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको देखो दो भागों में बांटा गया है, एक होता है हमारा अपवर्जी और एक होता है हमारा समावेशी। अब देखो जैसे ही हम वर्ग अंतराल लेते हैं, जैसे मैं यहां पर लिखूं ठीक है, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या लिखा, एक प्रेक्षण लिखा, तो अब इसकी सारिणी कैसे बनेगी, 0 से 5, 5 से 10। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये लिखता हूं, तो देखो 0 और 5 इसके बीच की संख्या हमें लिखनी है, तो 1 2 3। अब बताओ ये 5 इसके अंदर लिया जाएगा या फिर इसके अंदर लिया जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन था, ये कंफ्यूजन कैसे दूर किया गया, ये अपवर्जी और समावेशी श्रेणी से के द्वारा अपने दूर किया जाता है। देखो इसमें पिछले वर्ग की उच्च सीमा व अगले वर्ग की निम्न सीमा समान होती है। ठीक है, समान होती है। जैसे कैसे होता है, देखो जैसे 0 से 5, 5 से 10, पिछले वर्ग की उच्च सीमा और पिछले वर्ग की अगले वर्ग की निम्न सीमा जो होती है समान होती है। तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, अपवर्जी श्रेणी कहते हैं, अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अपवर्जी श्रेणी कब होती है कि पिछले वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा जो सेम होती है। देखो जैसे यहाँ पर 10 है, अब ये अगला किससे स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये 20 पे खत्म है, अगला 20 से ही खत्म हो रहा है। लेकिन एक कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है कि जो अगर यहाँ पर जो ये सीमा है तो ये इसके अंदर रखा जाएगा या फिर इसके अंदर रखा जाएगा, ये अपने को डिसाइड करना है। जैसे मान लो 0 1 2 5 0 से 5, 6 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब मान लो ये वाली श्रेणी अपने को बनानी पेपर के अंदर आ जाती है और बोल दिया जाता है कि अपवर्जी श्रेणी के अनुसार इस श्रेणी को, बारंबारता श्रेणी को बनाओ। देखो अपवर्जी है, इसका मतलब पिछले वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, सेम होगी। तो अपने को इस तरीके से करना है कि पिछले वर्ग की निम्न सीमा और अगले वर्ग की उच्च सीमा क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। अब उसके बाद में देखो कि 0 से 5 के बीच में लिखना है, तो 1 2 3। अब ये 5 इसके अंदर लेना है या नहीं, ये अपने को डिसाइड करना है। तो इसका एक रूल होता है कि अपवर्जी के अंदर जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग के अंदर शामिल की जाती है। मतलब ये 5 जो है हमें इस वर्ग के अंदर काउंट नहीं करना, और निम्न सीमा हम इसके अंदर काउंट करेंगे। तो कितना लिखेंगे, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। अब उसके देखो 5 से 10, तो 5 किस में लेना है, इसमें 5 लेना है, लेकिन 10 नहीं लेना, क्योंकि उच्च सीमा जो होती है वो शामिल नहीं की जाती, उच्च सीमा को शामिल नहीं करते। तो देखो 1 2 3, लेकिन ये 10 जो है वो 10 इसमें नहीं लेंगे, 10 लेंगे 10 से 15 वाले वर्ग में। देखो 1 2 3, अब 15 जो है वो उच्च सीमा है, उच्च सीमा को हम शामिल नहीं करते। ठीक है, तो देखो 1 2 3 ही लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद में 15 से 20, तो 15 को इसमें शामिल करेंगे क्योंकि निम्न सीमा को शामिल करते हैं लेकिन उच्च सीमा को शामिल नहीं करते। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये तरीका अपने को याद करना है कि जब भी अपवर्जी श्रेणी से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो पिछले वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा हमेशा समान होगी, और साथ ही साथ में उच्च सीमा को हमें इस वर्ग के अंदर शामिल नहीं करना है, उच्च जो सीमा होती है उसको शामिल नहीं करना है। ये अपना है अपवर्जी श्रेणी। देखो इसको, पिछले वर्ग की उच्च सीमा व अगले वर्ग की निम्न सीमा समान होती है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। उसके बाद में देखो समावेशी।
ठीक है। समावेशी देखो, इसमें पिछले वर्ग की उच्च सीमा व अगले वर्ग की निम्न सीमा समान न होकर अलग अलग होती है। अब देखो सीमा ही जब अलग अलग है तो अपने को उसके बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन सा किस वर्ग के अंदर शामिल किया जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, मान लो ये जो प्रेक्षण है हमें अपने समावेशी श्रेणी के अनुसार बनाना है। तो समावेशी के अंदर जो उच्च सीमा और निम्न सीमा अलग अलग होती है। तो देखो 0 से 10 और अगली संख्या से स्टार्ट होगा, 11 से 20, तो 20 नहीं होके यहाँ से 21 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 30 ना होके 31 से ये स्टार्ट होगा। अब इसकी क्या लिखनी है, बारंबारता लिखनी है। तो 0 से 10 के बीच में देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 10 भी लेना है और 0 भी इसके अंदर लेना है। ठीक है, उसके बाद में देखो 11 12 से 1 2 3 4, 4 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 4 जो है 11 और 20 के बीच में कितने नंबर से 4 संख्याएं। उसके बाद में 21 से 30 के बीच में है हमारी 3 संख्याएं और 31 से 40 के बीच में 2 संख्याएं। तो इस तरीके से समावेशी जो है और अपवर्जी दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब देखो एक बंटन के द्वारा इसका पूरा एग्जाम्पल दिया गया है कि असतत और सतत ये दोनों किस तरीके से होती है। देखो असतत होती है जैसा कि आपको बताया था कि एट ए पॉइंट होती है, एट ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पर कि 2 नंबर वाले कितने हैं, एक विद्यार्थी है, 3 नंबर वाला एक विद्यार्थी है, 5 नंबर वाला 2 विद्यार्थी और 8 नंबर वाला एक विद्यार्थी है। लेकिन जब सतत होता है तो सतत में तो लगातार चलता जाता, कहीं भी उसमें ब्रेक नहीं आता। तो देखो 0 से 10 के बीच में 5 है, 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 3 है, और 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और थी, असतत के अंदर क्या था कि कम प्रेक्षण के लिए बनाया जाता है और सतत जो है अधिक प्रेक्षणों के लिए बनाया जाता है, अधिक प्रेक्षणों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो अब अखंडित या फिर सतत प्रेक्षण जो है इसको भी 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है समावेशी और एक होता है अपवर्जी। देखो अपवर्जी में क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या होती है, दोनों समान होती है। ठीक है, देखो उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों समान है। देखो अगर याद रखना हो तो अपवर्जी, इंग्लिश में अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि ओवरलैप करना। देखो 10 और 10 दोनों ओवरलैप है, 20 और 20 दोनों ओवरलैप है, 30 और 30 दोनों ओवरलैप है। इसका मतलब ये क्या है, अपवर्जी श्रेणी है। ठीक है, अपवर्जी श्रेणी, अपवर्जी में निम्न सीमा शामिल होती है लेकिन उच्च वर्ग में शामिल नहीं होती। ठीक है, देखो पहले वर्ग की उच्च सीमा व अगले वर्ग की उच्च सीमा समान होती है। देखो पहले वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। और समावेशी में क्या होता है, समावेशी में उच्च सीमा व निम्न सीमा दोनों ही अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखो आज की क्लास के अंदर अपने आंकड़ों का विश्लेषण पढ़ा, आंकड़ों का संग्रहण पढ़ा कि किस तरीके से होता है और कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ में आंकड़ों की बारंबारता के बारे में अपने इस क्लास के अंदर सीखा। तो इन सब क्लास नोट्स को आपको क्या करना है, कॉपी के अंदर बनाना है, साथ ही साथ में इसका क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।